अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नावल पीएम में तेरी वो काम में मसरूफ था कि जायजा चलता हुआ आकर इसके सामने वाले सोफे पर बैठा। इसने सेल ऑन किया और एक बयान फुल वॉल्यूम के साथ चलाना शुरू कर दिया। कुरान पाक की आयत जब मुहीब की स्मार्ट से टकराई तो इसका हाथ अज खुद टाइपिंग करते करते रुका। एक शख्स के नहायत शोलाबार अंदाज में बयान करने की आवाज पूरे लाउंज में गूंजने लगी। तर्जमा, वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग बढ़ते हैं और कोई दम जाता है कि बरकते धड़े आतिश कदे में जाएंगे। तफसीर, जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं, इससे पहली आयत में यतीमों का माल ना हक खाने से मना किया गया है और इस आयत में यतीमों का माल ना हक खाने वालों पर सख्त वईद बयान की गई है और ये सब यतीमों पर अल्लाह पाक की रहमत है, क्योंकि वो इंतहाई कमजोर और आजिज होने की वजह से अल्लाह पाक के मजीद लुत्फ करम के हकदार थे। इस आयत में जो ये अरशाद फरमाया गया कि वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं, इससे मुराद ये है कि यतीमों का माल नाहक खाना गोया आग खाना है, क्योंकि ये माल खाना जहन्नुम की आग के अजाब का सबब है। तफसीर, अहदीस मुबारका में भी यतीमों का माल नाहक खाने पर कसीर व ईद बयान की गई हैं। हजरत बरीद रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा, क़यामत के दिन एक कौम अपनी कब्रों से इस तरह उठाई जाएगी कि इनके मुंह से आग निकल रही होगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया कि तुमने अल्लाह पाक के इस फरमान को नहीं देखा। तर्जमा, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग बरकती हुई आग में जाएंगे। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मराज की रात ऐसी कौम देखी जिनके होंठ ऊंटों के होंठों की तरह थे और इन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो इनके होंठों को पकड़ते फिर इनके मुंहों में आग के पत्थर डालते, अस्तगफिरुल्लाह, जो इनके पीछे से निकल जाते। मैंने पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? अर्ज की, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते थे। इसकी तबीयत अब गैर होने लगी थी, पेशानी पर पसीना झलकने लगा था। अभी बयान चल रहा था मगर इसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी और सुनने की। जाजा, अगर तुम्हें बयान सुनना है तो अपने कमरे में जाओ और वहां जाकर सुनो, मुझे काम करना है। वो अपनी हालत को जाजा पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहता था और ना ही ये बयान वो मजीद सुनना चाहता था। इसलिए जरा सख्त लहजे में जाजा को देखकर कहा, क्यों, कोई तकलीफ हो रही है आपको इस बयान से या आपका ज़मीर सुन नहीं पा रहा? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि आपका ज़मीर जाग ना जाए? जाजा ने बयान रोककर मुहीब की जानिब देखकर तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए बड़े चोट करने वाले अंदाज में कहा, शट अप। मुहीब गुस्से से अपनी हालत गैर को कवर करने की कोशिश कर रहा था। जाजा ने इसके गुस्से को खातिर में न लाते हुए वापस बयान स्टार्ट कर दिया था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा, 4 शख्स ऐसे हैं जिन्हें जन्नत में दाखिल ना करना और इसकी नेमतें न चखाना अल्लाह पाक पर हक है। शराब का आदी, पहला शराब का आदी, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा नाहक यतीम का माल खाने वाला और चौथा वालदैन का नाफरमान। मुस्तदरिक किताब अल बयू। मुहीब के हाथ बकायदा लरसने लग गए थे। वो चाह कर भी
दोबारा अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। अहदीस मुबारका में इसके कान के रास्ते से दिल में उतर रही थी। वो वाकिफ था जाजा ये बयान दानिस्ता तौर पर, खास तौर पर इसे ही सुनाने आया है। यतीम का माल नाहक खाना कबीरा गुनाह और सख्त हराम है। कुरान पाक में नहायत शिद्दत के साथ इसके हराम होने का बयान किया गया है। अफसोस के लोग इसमें भी परवाह नहीं करते। अमूमन यतीम बच्चे अपने ताया चाचा वगैरह के जुल्म सितम का शिकार होते हैं। इन्हें इस हवाले से गौर करना चाहिए। बयान के ये जुमले सुनते ही उसकी इंतहा हुई थी। वो लैपटॉप बंद करके इसे ले कर लाउंज से तेजी से निकलने लगा। भाग रहे हैं आप? जाजा के जुमले ने इसके बढ़ते कदमों को रुकने पर मजबूर किया। जाजा अब बस कर दो, ये सब हमारा है, इसने जाजा की जानिब पलटकर बड़े बड़म से कहा था। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो आपको इस बयान को सुनने में कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहिब अजलाल मलक अपने ज़मीर की आवाज से भाग रहा है। जाजा इसके रूबरू आकर इसकी नीली गहरी आंखों में झांकते हुए दो टोक अंदाज में इसको आईना दिखाने लगा। ये वो आईना था जो सिवाय जाजा के कोई और इसे दिखाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रखता था। जाजा, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये सब कुछ हमारा है, सिर्फ हम दोनों भाइयों का। तुम ख्वामखा इसमें हिस्सादार मत पैदा करो। वो एक लफ्ज चबा चबा कर समझाने वाले अंदाज में अलानिया गोया हुआ। अगर वाकई ऐसा है तो नजमा से शादी करने की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? जाजा की आंखें सुर्ख अंगारे की तरह लाल हो रही थी। वो सवाल तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा था, वो तो शादी की असल वजह से पर्दा हटा रहा था। कौन नहीं जानता आपको वो कितनी नापसंद थी। फिर वो अभी बोल ही रहा था कि क्या हो गया है तुम दोनों भाइयों को? बोल गए हो? दवारों के भी कान होते हैं। रुकैया बेगम वहां आकर इन दोनों भाइयों को लड़ता देखकर झपटने वाले अंदाज में गुस्से से बोली, जाजा अब बस कर दो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्यों अभी तक तुम इसका पीछा नहीं छोड़ रहे? इस लड़की की मोहब्बत में तुम इतने अंधे हो गए हो कि अपने ही बड़े भाई से लड़ रहे हो। आज मुबशरा बेगम भी इनके पीछे पीछे लाउंज में आई थी। वो आते ही जाजा पर बरकी। इनके नजदीक जाजा को मोहब्बत ने बिल्कुल अंधा कर रखा था। मॉम, मुझे मोहब्बत ने अंधा नहीं किया, आप लोगों को जायदाद के लालच ने अंधा कर रखा है। वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था। उफ, मैं क्या करूं? जाजा तुम्हारा ये तो अच्छा है, घर में हमारे अलावा कोई नहीं, वरना न जाने क्या हो जाना था। आज मुबशरा बेगम ने अपना सर पकड़कर हार मानने वाले अंदाज में कहा, जाजा एक बात अपने जहन में बिल्कुल अच्छी तरह बैठा लो, वो अब मेरी बीवी है, तुम्हारा उससे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर है हमारे मामला से दूर रहो। मोहिब ने नसीहत आमेज लहजे में इसको वार्न किया और वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ता नजमा के कमरे की जानिब बढ़ गया। शॉपिंग करके नजमा वापस लौटी तो अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही एक दो सानियों के लिए शौक में मुब्तला हो गई। वो एसियों का शहजादा इसके पंखे वाले कमरे में बेड पर लेटा सो रहा था। हैरत तो तब बढ़ी जब इसे इतनी गर्मी में बगैर फैन खोले ठठरती हुई हालत में पाया। जिस तरह वो खुद में सिमटा हुआ था, ऐसा लगा जैसे इसे शदीद सर्दी लग रही हो। नजमा ने तेजी से दरवाजा बंद किया, इस खौफ से कि पलवशा इसके पीछे पीछे कमरे में ना आ जाए। लगता है मोहिब अजलाल मलक का शौक खत्म हो गया है दूसरी शादी करने का। तभी इतने धुल्ले से अपनी मंगेतर की मौजूदगी में मेरे कमरे में सो रहा है। वो जल कुकड़े लहजे में इसे देखकर गोया हुई। इस सितमगर की मौजूदगी नजमा को अपने कमरे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही इसका वजूद अपने बेड पर लेटा हुआ इसको बर्दाश्त हो रहा था। आखिर कितना जलील करके कमरे से निकाला था माँ बेटे ने, वो बिल्कुल भी नहीं बोली थी अब तक। मोहिब उठो, इसने पास खड़े होकर मुंह बसूरते हुए इसे उठाना चाहा था
क्या हुआ? नजमा की पहली ही आवाज पर वो उठकर बैठा था। लहजे में हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी। नजमा को इस लम्हे वो बिल्कुल कोई छोटा सा बच्चा लगा जो गहरी नींद से जगाई जाने पर चिड़चिड़ाहट का इजहार करता है। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटी आंखें करते हुए एक हाथ कमर पर टिकाकर इस्तफसार करने लगी। डबल बैटरी बनने के बाद भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? वो नजमा को देख खासा चिढ़ते हुए गोया हुआ। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये मेरा कमरा है, सोना है तो अपने कमरे में जाकर सो। वो मुंह बुसूरते हुए दो टोक अंदाज में गोया हुई। मेरे लिए क्या लाई तुम? इसी लम्हे मुहीब की निगाह शॉपिंग बैग पर गई जो सोफे पर रखे थे। इन्हें देखते ही वो नजमा से बड़े इश्तियाक से पूछने लगा, तुम्हारे लिए? इसके सवाल ने नजमा को हैरान कर दिया था। वो पेशानी पर बट डाले उलझकर बोली, हाँ मेरे लिए। वो खासा जताते हुए बोला। वो खूबरू नौजवान वाकई दिल में उम्मीद रख रहा था कि नजमा इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लाएगी, आखिर वो इसकी बीवी है। मैं भला तुम्हारे लिए क्यों शॉपिंग करने लगी? वो नासमझी से इसे देखकर पूछने लगी। हस्बैंड हो तुम्हारा? वो हाथ जताते हुए याद दहानी कराने लगा। इनका रिश्ता कभी इतना बेहतर हुआ कि वो इसके लिए शॉपिंग करती फिरे। मुहीब अजलाल मलक जागती आंखों से ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। मैं क्यों तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगी? हाँ अलबत्ता, तुम्हारी मंगेतर ने बहुत शॉपिंग की है तुम्हारे लिए। इसे खुद भी इल्म नहीं हुआ था कि इसके लहजे में आखिरी जुमला अदा करते वक्त कितनी जलन थी। तुम फिर लेट गए हो? सोना है तो अपने कमरे में जाओ। इसका जवाब कहीं न कहीं इस खूबरू नौजवान के दिल को उदास कर गया। वो मुंह बसोर कर वापस लेट गया। इसे वापस लेटता देख नजमा फौरन झुंझलाते हुए बोली, नज प्लीज सोने दो मुझे। इसे जबरदस्ती अपने बेड से हटाने की हिम्मत तो वो नाजुक लड़की वैसे भी बिल्कुल नहीं कर सकती थी। सिर्फ थोड़ा फासले पर खड़ी होकर अपनी पुरजोर आवाज से एहतजाज कर रही थी। लेकिन ये एहतजाज भी तब दम तोड़ गया जब इस सितमगर ने गुड़ी से नवाजते हुए सख्त लहजे में कहा, वो वाकिफ थी वो सोता हुआ शेर है। इसे उठाना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। क्या मुझे मुहीब के लिए शॉपिंग करनी चाहिए थी? वो शॉपिंग बैग्स को देखते हुए खड़ी खड़ी सोचने लगी। ये सवाल कभी इसके जहन में न आता अगर मुहीब ने अपना इश्तियाक ना दिखाया होता इसकी लाई हुई चीजों के मुतल्लिक। वो क्यों चाहता था कि नजमा इसके लिए शॉपिंग करे? वो क्यों नजमा से आम बीवियों वाली उम्मीदें रख रहा था? ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्यों भला इस सालिम आदमी के लिए शॉपिंग करने लगी? फिर मैं तो दुनिया की नजर में सिर्फ इसकी कजन हूँ। मेरा कोई हक नहीं बनता एक मंगनीशुदा शख्स के लिए शॉपिंग करने का। ये हक तो सिर्फ इसकी मंगेतर का है। नजमा जैसे खुद से ही उलझ रही थी और खुद ही को मुतमिन करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो बेड पर इसके साथ नहीं लेटी बल्कि तकिया उठाकर फैन ऑन करके नीचे कारपेट पर लेटकर सोचने लगी। इसकी निगाहें चलते हुए फैन पर टिकी हुई थी। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है इस लड़की का मेरे लिए कुछ खरीद कर ना लाना? क्या हो गया है मुहीब तुझे? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो मुहीब अजलाल मलक अपने लिए नहीं खरीद सकता? वो सो तो नहीं रहा था, इसने तो सिर्फ आंखें मूंद रखी थी। वो जैसे खुद ही से सवाल जवाब कर रहा था। वो हफ्की जाहिर करना चाहता था मगर वो वाकिफ था मकाबल को इसकी खफकी से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये इससे दूरी का सबब बनेगी जो वो किसी भी सूरत नहीं चाहता था। थोड़ी देर तक वो इंतजार करता रहा कि नजमा इसके बराबर में आकर लेटे और वो अपनी बाहें इसके गिर्द करे। लेकिन जब इंतजार करते करते थक गया तो आंखें खोली। कमरे में फैन के अलावा किसी दूसरी चीज की आवाज मालूम नहीं हो रही थी। क्या वो मुझे कमरे में अकेला छोड़कर गई? कमरे में छाई खामोशी को देख सबसे पहले यही बात इसके जहन में आई। वो तेजी से उठकर बैठा। अगले ही लम्हे राहत मिली इसकी आंखों को जब इसने हुस्ने सरापा को नीचे कारपेट पर लेटा हुआ पाया। मुहीब
अंधेरा करके सोने का आदी था और वो लड़की इसके बिल्कुल बरअक्स। कमरे में इस वक्त भी सारी लाइट्स ऑन थी। मुहीब की नजरों से बेखबर वो अपनी दुनिया में मगन छत पर निगाहें टिकाए लेटी हुई थी। तुम यहाँ? अचानक मुहीब को अपने बराबर में तकिया लगाता देख वो उलझकर एहतजाजन गोया हुई। इससे दूरी बरकरार रखने के चक्कर में ही वो नीचे कारपेट पर लेटी थी और वो जानी दुश्मन सुकून बर्बाद करने वहां भी चला आया। ये देख वो कैसे न कुर्ती। मुहीब ने इसके एहतजाज को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया और खुद आराम से इससे लगकर लेटने लगा। नजमा इस खूबरू नौजवान को अपने करीब होकर लेटता देख फौरन से गराते हुए अपने तकिए समेत बगैर पीछे देखे पीछे की जानिब खिसकी। इस लड़की को खुद से दूर होता देख मुहीब ने तेजी से अपना तकिया फिर इसके तकिए से मिलाया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के रूबरू थे। वो गुस्से से घूरते हुए एक बार फिर पीछे की जानिब खिसकी। मुहीब भी इसका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। वो भी तेजी से दोबारा इससे लगकर लेटा, साथ साथ हल्का सा अपने होठों को सुकेर कर छोटी छोटी आंखें करके इसे घूरी से नवाजा, जैसे आंखों ही आंखों में इसको वार्निंग दी हो कि अब पीछे न खिसके। वो नडल लड़की कहाँ इसके रोम में आया करती थी जो अब आ जाती। इसकी रौबदार नीली समंदर जैसी हसीन आंखों को बिल्कुल भी खातिर में न लाते हुए वो फिर पीछे की जानिब बगैर देखे तकिए समेत खिसकी। मुहीब एक लम्हे की देरी किए बगैर फिर अपना तकिया इस हसीन दुश्मने जान से मिलाने में कामयाब हुआ। नजमा का पारा अब हाई होने लगा था। इस सितमगर को बार बार अपने करीब आता देख वो गुस्से से इसे घूरते हुए इस बार जब पीछे बगैर देखे खिसकी तो मुहीब ने तेजी से इसके सर के पीछे के हिस्से पर अपना हाथ रखा। नजमा ने पलटकर देखा तो इसके पीछे अलमारी थी। इसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि वो अपने गुस्से में खिसक खिसक कर अलमारी के पास पहुंच गई है। अगर मुहीब ने इसके सर पर हाथ रखा न होता तो इसका सर अलमारी से टकरा जाता। अब तो इसे भी लगने लगा था कि मुहीब अशलाल मलक इसकी हिफाजत करता है, मगर फिर जहन में फौरन सवाल उभरा, क्यों करता है वो हिफाजत? कौन सा दुश्मन अपने जानी दुश्मन की हिफाजत करता है जो वो कर रहा था? भला कौन करता है ऐसी नफरत जिससे मोहब्बत का गुमान होने लगे? इस सितमगर ने एक लम्हे की देरी के बगैर इस हसीन दिलरुबा के गिर्द अपना हाथ हाइल किया और बड़े पुरस्कून होकर अपनी आंखें मूंद ली। मुहीब छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दब रहा है। वो खुद को आजाद कराने की कोशिश में लगी हुई थी। भाई मुझे गर्मी लग रही है, हटो। वो खासे चिढ़ते हुए इसे दूर हटाने की सही कर रही थी, मगर इस सितमगर के कान में तो मानो जू भी नहीं रेंग रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि इसी में रहने वाला शहजादा कितने आराम से फैन वाले छोटे से कमरे में कारपेट पर लेटकर सो रहा था। वो इतने करीब थी कि इसे मुहीब की दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। सांसों की गर्मी, हाथों का नरम और गर्म लम्स, इसके बालों की महक, एक एक चीज महसूस कर रही थी वो। रोमांटिक फिल्मों में तो इस तरह का कपल का सोना बहुत क्यूट सा लगता है, मगर रियल लाइफ में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उफ, हिम्मत आजमाई करके जब वो थक गई तो एहतजाज करना भी बंद कर दिया। इसे अपना पूरा वजूद मुहीब के हसार में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, जिस पर वो स्वाय चीने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं इस तरह नहीं सो पा रही हूँ। मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया है, हाथ भी सुन पड़ रहे हैं दबे दबे। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो हसीन लड़की एक बार फिर खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। वाकई छोड़ दिया, इसके कहते ही मुहीब ने अपनी बाहों की कैद से इसको रहाई दी और करवट लेकर लेट गया। नजमा हैरत से इसकी कमर तक रही थी। इसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मुहीब ने इसकी कमर में दर्द का सुनते ही इसे अपनी कैद से आजाद कर दिया। इस सितमगर का हर अमल जैसे ये चीख चीख कर खुद कह रहा था
کہ وہ فکر کرتا ہے اس کی، خیال رکھتا ہے اس کا، مگر کیوں؟ وہ اسی الجھن میں اس کی پشت کو تکنے لگی۔ وہ بہت دیر سے اس کے پیروں کی ایکسرسائز کروا رہی تھی۔ انائزہ بیگم کو فکر لاحق ہونے لگی تھی دونوں کی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر نہ وہ ایکسرسائز کرانے والی تھک رہی تھی، نہ کرنے والا تھک رہا تھا۔ جس لگن و جوش سے وہ لڑکی محنت کر رہی تھی، اسے دیکھ کر گمان ہوتا وہ کل کا چلتا آج ہی چلا کے چھوڑے گی۔ اس لڑکی کا جوش و جذبہ ہی زرون کو مزید ہمت دیتا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے اب اس کے پاؤں سن ہو رہے تھے۔ بیٹا تم تھک گئی ہوگی، اب تھوڑا سا آرام کر لو، ان کے فکر مند لہجے میں کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اسبات میں سر کھلانے لگی۔ بیٹا تم فری ہو جاؤ تو مجھے بھی بتا دینا، میں کھانا لگا دوں گی۔ ان کے کہتے ہی وہ شرمندگی کی کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ روز روز کسی کے گھر کھانا کھانا کسی کو بھی شرمندہ کر سکتا ہے، اس کو بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہیں آنٹی جی پلیز کھانا مت لگائیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے کیوں اچھا نہیں لگتا بھائی؟ اپنی فیس سمجھ کر رکھ لو، ویسے بھی تم جیسی ہائی فائی ڈاکٹرنی کی فیس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ زرون مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ مجھے کوئی بدل نہیں چاہیے۔ اس سنہری گڑیا کے دل پر لگ گیا تھا زرون کا مذاق۔ وہ حفقی سے گویا ہوئی، جس فعل میں انسان کی اپنی خوشی شامل ہو اس کا بدل کیسا؟ بیٹا یہ تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل بھی برا مت مناؤ، انائزہ بیگم نے تیزی سے اس کی دل جوئی کے لیے کہا۔ کبھی کبھار انسان بہت حساس ہو جاتا ہے، خاص طور پر اپنی بے لوث محبت کو لے کر۔ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہوتے ہیں کچھ خاص جن کی محبت طلب کی بالکل بھی خواہش نہیں رکھتی۔ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ انائزہ باہر سے آتی آواز پر انائزہ بیگم ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت جلدی سیریس ہو جاتی ہو۔ زرون لچکدار انداز میں معصومانہ چہرہ بنا کر گویا ہوا۔ اس سے ناراضگی اختیار کرنا انابیہ کے لیے تو ناممکن ہی تھا۔ وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے کھڑی ہونے لگی، مگر پاؤں سن ہونے کے سبب اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ زرون نے ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر وہ سہارا بالکل بھی کافی نہیں تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے انابیہ کے وجود کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے سنبھال نہیں سکا اور وہ بیچاری فرش پر گر گئی۔ اس کے سیدھے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے کرخانے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زرون شدید گلٹ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے محسن کو سہارا بھی نہ دے سکا۔ ضرورت کے وقت وہ لمحہ جب ہاتھ پکڑنے کے باوجود وہ انابیہ کو سنبھال نہ سکا، زرون کی آنکھوں میں رہ گیا تھا۔ ہاں شاید موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے، مگر پھر بھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ موم جلدی آئیے۔ زرون نے انابیہ کی مدد کے لیے انائزہ بیگم کو آوازیں لگانا شروع کی۔ انہوں نے تیزی سے آ کر انابیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور زرون کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ انائزہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ وہ میرا پاؤں سن ہو گیا تھا، کھڑی ہوئی تو بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور گر گئی۔ انابیہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہاں زرون کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی، نہ کہ اس کو اور اس کی والدہ کو مزید پریشان کرنے۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ زرون تم نے ڈاکٹر کو کال کی؟ جی موم وہی کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کیجیے۔ زرون سیل کان پر لگائے انہیں پرسکون انداز میں دیکھ کر جوابدہ ہوا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد انائزہ بیگم نے اسے آج رات کے لیے گھر پر ہی روک لیا تھا۔ یہ لو دوائی کھا لو۔ زرون نے اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ سے پہلے دوائی پھر پانی کا گلاس لیا۔ دوائی کھانے کے بعد وہ اس کے اداس چہرے کو تکنے لگا۔ وہ بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ بھائی مجھے تو اپنی خدمت کے عوض بدلہ چاہیے۔ زرون اچانک سے اس کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ لایا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔
वो पहले कभी इसके इतना करीब नहीं आया था। इसने मुस्कुराते हुए छीनने वाले अंदाज में कहा। और वो क्या? वो खूबरू नौजवान नहीं जानता इसकी जरा सी नजदीकी भी मुकाबिल के दिल की स्पीड बढ़ा देती है। इसकी नजदीकी के सबब अल्फाज साथ नहीं दे रही थे। वह बमुश्किल इतना ही पूछ सकी। थोड़ी सी मुस्कुराहट। इसका जवाब सुनते ही आज खुद ही मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर आई थी। तुम्हें शायद इल्म नहीं, रोतो चेहरे में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, जरून ने नहायत शरारती अंदाज में कहा। यानी मुस्कुराते चेहरे के साथ तुम्हें अच्छी लगती हूँ। जरून तो सिर्फ इसका जहन बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मजाकिया गुफ्तगू को सीरियस मकाम पर पहुंचा गई थी। न जाने वो क्या सुनना चाहती थी, न जाने वो क्या जानना चाहती थी मुकाबिल से। नहीं, मगर रोतू चेहरे से तो बेहतर ही लगती हो, जरून ने लापरवाही से जवाब दिया। झूठे मुंह ही तारीफ कर देते, मैं खुशी हो जाती, तुम्हारा क्या जाता। दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो शिकवतन गोया हुई। चलो तुम आज मेरे कमरे में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। वो सीधा होकर बैठते हुए गोया हुआ। वो वाकिफ था इस लड़की की अपने लिए फीलिंग से, इसलिए वो कोई भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जो इसको झूठी उम्मीद दिलाए। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, वो शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके, तुम आराम करो। वो दिलजोई के लिए मुस्कुरा कर अपनी चेयर खिसकाता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। इसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके कमरे से जाते ही अनाबिया ने इसके तकिए को हाथ में उठाकर सूंघा। इसमें से जरून की महक आ रही थी, जिस पर वो इसे बेख्तियार सीने से लगाकर बैठ गई। अजीब सुकून था इस तिलबर की महक में भी। अरे हाँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। वो लड़का दोबारा दरवाजा नोक करके अंदर आया तो बुखलाकर इसका तकिया वापस जगह पर रखने लगी। इसके गाल गुलाबी से हो गए थे, जैसे कोई चोरी करते पकड़ी गई हो इसकी। ओके, इसने नजरें चुरा कर जवाब दिया। मेरा तकिया अगर पसंद आ रहा है तो ले लो, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। जरून ने देख लिया था इसे तकिया सीने से लगाए, फिर इसे देखकर बुखला कर वापिस रखते हुए वो न समझी से तंजिया अंदाज में बोला। वो लड़का क्या जाने नाबिया के लिए कितना खास था वो तकिया, बल्कि इस कमरे की हर चीज जिसमें इसकी हसीन महक बसी थी। वाकई ले लूं? वो मुस्कुराते हुए बेसब्री से इस्तफसार करने लगी। हाँ ले लो, व्हाट अ बिग डील। वो कंधे उचकाते हुए बड़ी लापरवाही से गोया हुआ। अगर इस तिलबर की महक से वो बसता कोई मामूली चीज भी बिकती तो इस दीवानी के नजदीक उस चीज को करोड़ों में खरीदना भी घाटे का सौदा नहीं था। फिर यहाँ तो वो खुद इसको दे रहा था, वो कैसे छोड़ देती। सच तो ये है कि जो शख्स दिल की गहराइयों में उतरा हुआ हो, इससे वाबस्ता चीजें कभी भी मामूली नहीं होती, वो अनमोल होती हैं। थैंक्स। वो मुस्कान चेहरे पर सजाई इसके हसीनों जमील वजूद को शुक्राना नजरों से तकते हुए गोया हुई।